जून 2024 में बांग्लादेश की हाई कोर्ट में गवर्नमेंट जॉब्स के पुराने कोटा सिस्टम को दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि 30% ऑफ जॉब्स जो कि गवर्नमेंट की जॉब्स थीं उनको 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया था। अब असल में हुआ ये था कि 1971 में एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ी गई थी पाकिस्तान के वेस्ट और ईस्ट एरिया के दरमियान। चूँकि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ हो चुकी थी, इसी वजह से एक जंग लड़ी गई थी जिसमें ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था एंड उस सेपरेट एरिया को बांग्लादेश कहा जाता है, यानी कि वो एक सेपरेट टेरिटरी, सेपरेट कंट्री बन गया था। अब ईस्ट पाकिस्तान में से कुछ लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया था जिनको हम मुक्ति बाहिनी कहते हैं, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स। और जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी मिल गई, वो जंग में कामयाब हो गए, तो उसकी गवर्नमेंट ने उन मुक्ति बाहिनी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स लोगों के बच्चों और उनकी फैमिलीज़ को उनके लिए गिफ्ट के तौर पे कुछ गवर्नमेंट की सीट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स रिजर्व कर दी। और इसको कहा जाता था कोटा सिस्टम, जिसमें उन फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन भी शामिल थे। अब जब 2024 में हाई कोर्ट दोबारा से ये कोटा सिस्टम रीइंस्टेट करती है तो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उनको फील होता है कि ये रूल बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है एंड करप्ट है, क्योंकि जॉब्स को मेरिट पे बेस्ड होना चाहिए, टैलेंट और एग्ज़ाम्स पे, कनेक्शंस पे नहीं। होता ये है कि जुलाई 1, 2024 से ढाका यूनिवर्सिटी और दूसरे कैंपसेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके एक पीसफुल सा एहतजाज शुरू करते हैं। लेकिन इवन दो इन बच्चों का एहतजाज बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है, पुलिस टीयर गैस, रबर बुलेट्स और वायलेंस का इस्तेमाल करती है उनको रोकने के लिए। इस एहतजाज का एक स्टूडेंट लीडर था जिसका नाम था अबू सईद। उसको पुलिस फायरिंग से 16 जुलाई 2024 में कत्ल कर दिया जाता है और इस डेथ ने सबके दिमागों को हिला दिया एंड अब पूरी नेशन में ये एहतजाज फैलने लगा। एहतजाज जो पहले बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, अब वो इंटेंस हो चुका था। लोग अब सिर्फ जॉब के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये स्लोगन बुलंद कर रहे थे कि डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया जाए और हसीना जो कि उनकी प्राइम मिनिस्टर थी उसको रिज़ाइन करना चाहिए। अब यकीनन आपको डिक्टेटरशिप का सही मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ कि जब एक लीडर और एक ग्रुप के पास सारी पावर आ जाए, मुल्क में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का हक ना मिले, इलेक्शंस अगर हों भी तो वो अनफेयर हों, पुलिस और आर्मी को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की आवाज़ बंद की जा सके, तो इन सिंपल जब एक इंसान पूरे मुल्क को एक बादशाह की तरह रूल करने लग जाए, लोगों की आवाज़ को इग्नोर करने लग जाए, सो दैट्स डिक्टेटरशिप। ये एहतजाज मेनली नई जनरेशन जिसको जेन ज़ी कहा जाता है वो कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बहुत ही करप्ट है, करप्शन कर रही है और मीडिया को साइलेंस्ड करवा रही है पुलिस और प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल करते हुए। 2024 के महीने अगस्त की शुरुआत में ही मिलियंस ऑफ नेपाली पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स एंड 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना रिज़ाइन कर देती है एंड सीक्रेटली टिकट पकड़ के इंडिया भाग जाती है। एक न्यू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी, यानी कि आरजी गवर्नमेंट, नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनस के कहने पे। लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया जुलाई रेवोल्यूशन और जेन ज़ी अपराइजिंग, क्योंकि यंग स्टूडेंट्स ने ही एक ऐसी मूवमेंट चलाई जिसने डेमोक्रेसी को उनके मुल्क में बचा लिया। और ये तो इसी साल की बात है, 4 सितंबर 2025 को नेपाली गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर देती है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स सब शामिल थे क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अब इस मुल्क में पहले से ही करप्शन, नेपोटिज्म, एलीट्स का राज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बैड गवर्नेंस चल रहे थे और जेन ज़ी और यंग स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे। लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया बैन हुआ तो उनके अंदर एक आग की चिंगारी उठ पड़ी। सितंबर 8, 2024 को स्टूडेंट्स और मुल्क की नौजवान कौम एहतजाज इकट्ठा करती है खटमंडू में, जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर ही एरिया है, और बहुत से और शहरों में। उन्होंने ऐसी आवाज़ें बुलंद की कि करप्शन को बैन किया जाए, सोशल मीडिया को नहीं, और अनबैन सोशल मीडिया वगैरह के स्लोगन्स उठाने शुरू किए। प्रोटेस्ट जो थे वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पीसफुल थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने स्कूल यूनिफॉर्म और यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म में एहतजाज करने आते थे, लेकिन पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया इनको रोकने के लिए। और जब प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट के रेस्ट्रिक्टेड जोन एरिया में दाखिल होने की कोशिश की
तो उन पे लाइव गोलियां चलाई गईं, बहुत से लोग इंजर्ड हो गए एंड एट लीस्ट 19 लोग कत्ल कर दिए गए खटमंटू के एरिया में सितंबर 8 को, एंड बहुत से और लोग भी मरे और शहरों में। अब पूरे मुल्क में हेरा फेरी मच गई जब लोग मरने लग गए। उसी दिन सितंबर 8 को शाम में गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन हटा दिया क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने रिज़ाइन कर दिया एंड थोड़े दिनों बाद में ही प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने भी प्रेशर में आकर रिज़ाइन कर दिया। अब इस प्रोटेस्ट के बाद चूंकि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहे थे, सुशीला कर्की जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थी, वो अब इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट, आरजी गवर्नमेंट चला रही हैं और वहाँ पे 5 मार्च 2026 के लिए इलेक्शंस शेड्यूल कर दिए गए हैं, यानी कि फेयर इलेक्शंस होंगे अगले साल। अब 2 मुल्कों की कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। वापस आते हैं अपने मुल्क पे। इमरान खान, लीडर ऑफ PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनको 2018 में इलेक्ट किया गया था एंड उन्होंने पाकिस्तान को रूल किया फॉर 3 years and 235 days। उसके बाद रातों रात उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया। खैर, जो सो हुआ, पाकिस्तान खुश नहीं था, उनको इलेक्शंस चाहिए थे। लेकिन 9 मई 2023 को हमें खबर मिलती है कि पार्लियामेंट्री रेंजर्स ने इमरान खान को बहुत ही बुरे तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस के अंडर अरेस्ट किया गया था, जहां उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने फंड्स का मिसयूज़ किया है। इमरान खान की इस अरेस्ट ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया एंड मैसिव, बहुत ही बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और शहरों में। प्रोटेस्टर्स ने आर्मी बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया, GHQ इन रावलपिंडी, कॉप्स कमांडर हाउस इन लाहौर। लेकिन हुआ ये कि इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ PTI सपोर्टर्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि उनकी टीम, उनकी पार्टी में शामिल थे, उनको अरेस्ट कर मीडिया चैनल्स जो कि इस प्रोटेस्ट को सही तरीके से दिखा रहे थे, उन्हें बैन कर दिया गया था। कितने ही न्यूज़ चैनल्स बैन हो गए थे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो इमरान खान का साथ दे रहे थे। इतने ही न्यूज़ एंकर्स की जॉब चली गई ड्यू टू द रीज़न कि वो हक की आवाज़ उठा रहे थे। इसी तरह से प्रोटेस्ट रुक जाता है, हर बंदा या तो जेल में बैठा होता है या फिर अपने घर में, एंड मोमेंटम रुक जाती है PTI के प्रोटेस्ट की। सब लोग ये सोचते हैं कि इलेक्शंस होंगे, हमें अपनी आवाज़ वापस मिल जाएगी, और लोग इलेक्शंस का इंतज़ार करने लग जाते हैं एंड आखिर वो डेट आ ही जाती है 8 फरवरी 2024। यूँ तो पाकिस्तान में जहालत की वजह से अक्सर लोग वोट नहीं डालते, इलेक्शंस में अपने घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलते, लेकिन मुझे याद है कि 8 फरवरी को पूरा मुल्क निकला था वोट डालने के लिए। इवन दो PTI के झंडे पर बैन था, बहुत से डिफरेंट सिंबल्स PTI की पार्टी के लिए लड़ रहे थे और सब लोग अपने अपने एरिया में उन लोगों को वोट दे रहे थे जो PTI के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। रात को जो थोड़े बहुत रिजल्ट्स आते हैं उनमें हम देखते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक मोस्ट पोलिंग स्टेशंस में PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स को जीत रहे हैं। अच्छा, और मज़े की बात कि यूजुअली पाकिस्तान में उसी रात को और अगली सुबह रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाते हैं, लेकिन इस टाइम 2024 में 8 फरवरी की रात इतने ही लोग मेरी तरह इंतज़ार करते रहते हैं रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट आएगा, वोटिंग का, इलेक्शंस का, लेकिन रिज़ल्ट आता नहीं है। थक हार के लोग सो जाते हैं, अगले दिन भी रिज़ल्ट नहीं आता और 11 फरवरी 2024 को रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, जिसमें ये अनाउंस किया जाता है कि PTI ने बहुत सी सीट्स लूज़ कर दी गई हैं और दूसरी पार्टीज़ जीत गई हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग पाकिस्तान के सोचने लगे कि इलेक्शंस में रिगिंग और धांधली हुई है एंड लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और कुछ शेर दिल बहादुर लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करने की कोशिश की भी। स्मॉल नंबर्स में लोग निकले, लेकिन इन लोगों को चुप करा दिया गया, गोलियां मारी गईं और पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि पूरी आवाम नहीं निकल रही थी, इसी वजह से कुछ चेंज हुआ नहीं। पाकिस्तान आज उस दहाने पे खड़ा है जहां अमंग द नेशंस हमारी कोई इज्जत नहीं रही। एक कंट्री जिसकी एक टाइम पे बहुत इमेंस पोटेंशियल हुआ करती थी, अब करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशंस, रिपीटेड इंटरफेरेंस इन डेमोक्रेसी की वजह से हम कहीं के नहीं रहे। हमारी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है,
हमारी यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर के मुल्क जाना पड़ रहा है। हमारे पासपोर्ट्स की दुनिया में कहीं कतरा इज्जत नहीं रही। जहां दूसरे कंट्रीज़ आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, हम इसी पॉलिटिकल केओस के साइकिल में फंस कर रह गए हैं। इस लैक ऑफ प्रोग्रेस ने सिर्फ हमारे कंट्री को अफेक्ट नहीं किया, बल्कि इसमें रहने वाले बाशिंदों की भी होप्स को क्रश कर दिया गया है। यहाँ पे रहने वाले अपने ही घर में वॉइसलेस और पावरलेस फील कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में स्टूडेंट्स यूनाइटेड होकर निकले एंड हफ्तों की स्ट्रगल के बाद उनको उनकी आज़ादी वापस मिली। जिस तरह नेपाल में सिर्फ एक दिन जेनजी ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि गवर्नमेंट फोर्स हो गई कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में इवन आफ्टर इमरान खान्स अरेस्ट, इवन आफ्टर द रिगिंग इन इलेक्शंस, प्रोटेस्ट सक्सीड नहीं कर पाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग तकसीम थे, डरे हुए थे, यूनाइटेड नहीं थे। इससे एक बात क्लियर है कि चेंज इंतज़ार करने से नहीं आएगा, चेंज तब आएगा जब लोग इकट्ठे खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे। कितने अफसोस की बात है कि आज लाखों पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो होपलेस हैं। लेकिन जब आपके घर में कोई मसला हो तो आप उससे भाग नहीं जाते, आप उसे फिक्स करते हैं। बांग्लादेशीज़ ने अपना घर फिक्स किया, नेपालीज़ ने अपना घर फिक्स किया। अब ये पाकिस्तान की बारी है कि वो खड़े हों, हाथ पकड़ें और मुल्क की डेमोक्रेसी, इज़्ज़त वापस लाएं, अपने मुल्क के अंदर भी और दुनिया की आंखों में भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।